एशियन पेंट्स एक ऐसा नाम जो हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। चाहे हम हो, हमारे पापा हो या फिर दादाजी, हर जनरेशन की पहली पसंद रहा है एशियन पेंट्स का रंग। वो दीवारों पर चढ़ता नहीं, रिश्तों की तरह बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रांड की शुरुआत एक छोटी सी गैरेज से हुई थी? हाँ, वही गैरेज जहाँ 4 दोस्तों ने सिर्फ पेंट नहीं, एक सपना तैयार किया था। भारत के घरों को अपने रंगों से रंगने का सपना। आज बिरला ओपस जैसे नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या एशियन पेंट्स की 83 साल की बादशाहत अब खतरे में है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, दिल से और गहराई से। साल था 1942। बाहर सड़कों पर भारत छोड़ो आंदोलन गूंज रहा था, लेकिन मुंबई के एक छोटे से गैरेज में 4 दोस्त चुपचाप एक नई लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई थी अपने देश को रंगों में आत्मनिर्भर बनाने की। उस वक्त देश के पेंट बाजार पर ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा था। भारत में पेंट यूके से आता था। इंडियन ब्रांड्स का तो कोई नाम भी नहीं लेता था। लेकिन फिर वक्त बदला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा, गांधी जी ने क्विट इंडिया का बिगुल फूंका और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेंट का इंपोर्ट रोक दिया। एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ और यहीं से एशियन पेंट्स की कहानी शुरू हुई। एक सपना, 4 दोस्त और एक गैरेज। चमकालाल चौकसी ने इस मौके को पहचाना और अपने 3 दोस्तों को साथ लेकर एक छोटा सा प्लांट शुरू किया। चारों दोस्तों ने दिन रात मेहनत की, पेंट बनाया, टेस्ट किया, पैकेजिंग की, नाम रखा गया एशियन पेंट्स। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। जब ये लोग अपने पेंट को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचे तो जवाब मिला, ये नया ब्रांड है, कौन खरीदेगा? ये जवाब शायद किसी और को तोड़ देता, लेकिन चौकसी जी रुके नहीं। उन्होंने तय किया कि अगर कोई हमारा माल नहीं लेता तो हम खुद दुकानों और ग्राहकों तक पहुंचेंगे। गांव की दीवारों से मेट्रो की इमारतों तक। तभी उन्हें एक जबरदस्त कल्चरल इंसाइट मिली। पोंगल और देलपोला जैसे त्योहारों में लोग सजावट के लिए रंगों की तलाश में रहते हैं, लेकिन बाजार में सिर्फ बड़े डब्बे मिलते थे। तो 1945 में एशियन पेंट्स ने 50 ml और 100 ml के मिनी पैक्स लॉन्च कर दिए और ये गांव-गांव में छा गया। छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक हर दीवार पर एशियन पेंट्स का रंग चढ़ने लगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी मना करते थे, अब खुद आगे आकर ऑर्डर देने लगे। जब आम आदमी की बात आई, ट्रैक्टर डिस्टेम्पर आया। 1950 में चौकसी जी ने एक और गैप देखा। एक तरफ सस्ता ड्राई डिस्टेम्पर जो बदबूदार और टिकाऊ नहीं था, दूसरी तरफ महंगा प्लास्टिक इमल्शन जो सुंदर तो था लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसा पेंट बनाया जाए जो सस्ता भी हो और टिकाऊ भी। यही जन्म हुआ ट्रैक्टर डिस्टेम्पर का। ये पेंट हर उस मध्यम वर्गीय परिवार का सपना बन गया जो अपने घर को संवारना चाहता था बजट के अंदर। एशियन पेंट्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक भावना। 1952 तक कंपनी का रेवेन्यू 23 करोड़ रुपए को पार कर गया, वो भी उस जमाने में जब 1 रुपए भी मायने रखता था। लेकिन एशियन पेंट्स यही नहीं रुका। 1954 में ब्रांडिंग का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन एशियन पेंट्स जानती थी, अगर दिल जीतना है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लोगों के घर तो रंगीन थे, लेकिन ब्रांड से रिश्ता वो तब बनता है जब दिल छू जाए। इसीलिए कंपनी ने वो कदम उठाया जिसने इसे हर घर में पहचान दिलाई। उन्होंने कांटेक्ट किया उस दौर के मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण जी को, वो इंसान जो हर लाइन में जिंदगी भर देता था। और उन्होंने बनाया एक ऐसा कैरेक्टर जो बन गया हर हिंदुस्तानी दिल का हिस्सा। नाम रखा गया गट्टू। गट्टू वो बच्चा जो हर गली में रहता है। गट्टू कोई सुपर हीरो नहीं था, ना उसके पास कोई मस्कुलर बॉडी थी, ना महंगे कपड़े, ना चकाचौंध। बस एक नटखट सा बच्चा, हाथ में पेंट ब्रश और बाल्टी, बिखरे बाल, मासूम मुस्कान। ऐसा लगता मानो अभी आपके ही घर के बाहर खेल रहा हो। गट्टू नाम भी यूं ही नहीं रखा गया था। नॉर्थ इंडिया में ये एक आम निकनेम है, ऐसा जो अपनापन देता है, जैसे कोई अपना बच्चा ही हो। एशियन पेंट्स ने गट्टू को सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने उसे हर भारतीय की दीवारों का दोस्त बना दिया। कॉन्टेस्ट जो इतिहास बन गया। लोगों से जुड़ाव और उत्साह को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट रखा। बताइए इस बच्चे का नाम क्या है? इनाम 500 रुपए। आज के हिसाब से भले कम लगे, लेकिन उस वक्त 500 रुपए मतलब 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा। लोग टूट पड़े। करीब 47,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सोचिए, इतने सारे जवाबों में से सिर्फ 2 लोगों ने सही नाम बताया। गट्टू एक मासूम कैरेक्टर से बना कंपनी का आइकॉन। धीरे धीरे गट्टू एक कार्टून नहीं रहा, वो बन गया एशियन पेंट्स का फेस, और उससे भी बढ़कर भारत के हर मध्यम वर्गीय सपने का रंग। जब गट्टू ने ट्रैक्टर डिस्टेम्पर के लिए मुस्कुराते हुए कहा, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर, तो लोगों ने इसे दिल से अपनाया। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये भरोसे की आवाज थी। बिक्री को मिले पंख। इस कैंपेन ने एशियन पेंट्स की बिक्री को जैसे पंख लगा दी। अगले 4 सालों में बिक्री 10 गुना तक बढ़ गई। डिमांड इतनी हो गई कि कंपनी को मुंबई के भांडुप में अपना पहला प्लांट खोलना पड़ा। और फिर 1967 में एशियन पेंट्स ने वो मुकाम छू लिया, इंडिया की नंबर
#1 पेंट। और खास बात ये है 83 साल बाद भी आज भी वही नंबर 1 पोजीशन पर कायम है। लेकिन क्या सिर्फ गट्टू ही वजह था एशियन पेंट्स की सफलता का? नहीं, असल राज था दूरदर्शी सोच और हिम्मत से लिए गए बड़े फैसले। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जब किसी ने सोचा भी नहीं था। दूसरी कंपनियां तब भी डिमांड आने का इंतजार करती थी। एशियन पेंट्स को पहले से पता होता था कि शहर में कौन सा रंग कब और कितना बिकेगा। 1970 में एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ रुपए खर्च करके भारत का पहला प्राइवेट सुपर कंप्यूटर खरीदा। यह वो दौर था जब इसरो और IIT पवाई के पास भी ऐसा सिस्टम नहीं था। एशियन पेंट्स ने ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ तेज कैलकुलेशन के लिए नहीं बल्कि अपने हर बिजनेस डिसीजन को गट फीलिंग से हटाकर डेटा ड्रिवन बनाने के लिए किया था। हर कंज्यूमर बिहेवियर, फेस्टिवल ट्रेंड, रीजनल कलर चॉइस सब डेटा में दर्ज था और इसका रिजल्ट अब उन्हें अंदाज नहीं लगाना पड़ता था बल्कि वो पहले से ही जानते थे कि कौन सा रंग कहां और कब चलने वाला है। मिडिल मैन हटाकर बना भरोसे का पुल। जब बाकी कंपनियां होलसेलर के थ्रू माल बेचती थी, एशियन पेंट्स ने बोल्ड स्टेप लिया, डायरेक्ट डीलर मॉडल अपनाया। इससे न सिर्फ लागत कम हुई बल्कि सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल भी मिला। आज भी कंपनी 70,000 से ज्यादा डीलर्स तक डायरेक्टली पहुंचती है। पेमेंट सिस्टम गेम चेंजर। जहां बाकी कंपनियां डीलर्स को 180 दिन का क्रेडिट देती थी और पैसे फंस जाते थे, एशियन पेंट्स ने कहा समय पर पेमेंट इक्वल्स डिस्काउंट। 3 से 5% से 5% तक का परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इसने न सिर्फ पेमेंट टाइम सुधारा बल्कि डीलर्स को मोटिवेट भी किया। डीलर्स से रिश्ता सिर्फ बिजनेस नहीं, भरोसा। एशियन पेंट्स ने डीलर्स को सिर्फ कस्टमर नहीं समझा बल्कि उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट किया। टिंटिंग मशीन के लिए भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं ली बल्कि लीज पर दी ताकि कोई हिचकिचाहट ना रहे। इसी सोच की वजह से 2001 में जहां इनके पास 15,000 डीलर्स थे, वहीं 2018 में यह संख्या 52,000 प्लस पार कर गई। और आज जब बिरला ओपस जैसे नए खिलाड़ी मैदान में हैं, तो सवाल ये है कि क्या कोई दूसरा ब्रांड इतनी दिल से जुड़ी हुई कहानी, इतनी गहराई से समझा हुआ देश और इतनी इंसानी वार्मथ वापस से रिप्रोड्यूस कर सकता है? एशियन पेंट्स ने सिर्फ दीवारें रंगी नहीं, उसने सपने रंगे हैं। एशियन पेंट्स वर्सेस बिरला ओपस, क्या एक पुरानी विरासत अब खतरे में है? आज अगर हम बात करें इंडियन होम डेकोर और पेंट इंडस्ट्री की, तो एक नाम है जो सिर उठाकर खड़ा है, एशियन पेंट्स। ये सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं, ये वो नाम है जिसने 83 सालों से भारत के हर घर को सिर्फ रंगों से नहीं यादों से सजाया है। आज ये न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी है बल्कि एशिया में दूसरे नंबर पर और दुनिया की टॉप 10 पेंट कंपनियों में 8वें स्थान पर आती है। और सोचिए, इसने पिछले 60 सालों में 20% कैगर से ग्रोथ की है। मतलब हर 3 साल में इसका बिजनेस डबल हो जाता है। एक विरासत जो आज भी चमक रही है। जहां बर्जर पेंट्स का रेवेन्यू 11,595 करोड़ है और नेरोलैक का कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन बादशाहत हमेशा कायम नहीं रहती, उसे हर दिन कमाना पड़ता है। पिछले 2 साल एशियन पेंट्स के लिए आसान नहीं रहे। FY 2025 के आखिरी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 45% तक गिर चुका है और जो मार्केट शेयर कभी 59% था, अब सिर्फ 52% पर आ चुका है। क्या हुआ ऐसा? एक नया तूफान बिरला ओपस का आगमन। साल था 2024, महीना था फरवरी। आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी सब्सिडरी ग्रासिम के तहत लॉन्च किया ओपस पेंट्स। 10,000 करोड़ की शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ इस नए खिलाड़ी ने मार्केट में आते ही हलचल मचा दी। सिर्फ 2 सालों में ही ओपस कैपेसिटी के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन इतना जल्दी कैसे? ओपस ने जमीन पर स्ट्रैटेजी से नहीं, स्मार्टनेस से खेला। जहां एशियन पेंट्स अपने डीलर्स को पेमेंट के लिए सिर्फ 5 दिन देता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। इस तेज रफ्तार ग्रोथ का असर अब ग्रासिम की फाइनेंशियल हेल्थ पर दिखने लगा है। मार्च 2022 में ग्रासिम का कर्ज था 17,548 करोड़ और अब 1,06,58 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये साफ संकेत है कि ओपस अभी कैश बर्न मोड में है। जो कंपनी आज छूट दे रही है, मार्जिन बढ़ा रही है, वो कल कैसे सस्टेन करेगी? तो क्या एशियन पेंट्स अब हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मजबूत सिस्टम है। 83 सालों में बना वो नेटवर्क, वो भरोसा, वो समझ कोई नए खिलाड़ी कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट से इतनी आसानी से नहीं हिला सकता। एशियन पेंट्स अब और भी मजबूत बनकर लौट रहा है। जहां एक तरफ ओपस आक्रामक प्लान्स पर चल रहा है, वहीं एशियन पेंट्स भी चुप बैठा नहीं है बल्कि अपनी बुनियाद को और गहरा कर रहा है। मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ का वाटर बेस्ड पेंट प्लांट बन रहा है। गुजरात के दहेज में नया रॉ मटेरियल प्लांट शुरू किया जा रहा है। मैसूर प्लांट की कैपेसिटी को डबल करने के लिए 1345 करोड़ का निवेश हो चुका है और साथ ही कई नए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर भी काम चालू है। एशियन पेंट्स अब सिर्फ
सिर्फ रिएक्शन में नहीं है, वो अग्रेसिवली इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि असली ताकत मार्जिन या डिस्काउंट में नहीं होती बल्कि भरोसे में होती है, जो समय के साथ बनता है। ओपस आज तेज दौड़ रहा है, पर सवाल ये नहीं है कि कौन तेज भाग रहा है, सवाल है कौन दूर तक जाएगा। एशियन पेंट्स ने दशकों तक भारत के हर घर में रंग भरने का सपना जिया है, और एक सपना जो इतना लंबा और सच्चा हो, इसे कोई भी तूफान आसानी से नहीं उड़ा सकता। तो दोस्तों, यही थी एशियन पेंट्स की कहानी, संघर्ष, भरोसे और बदलाव की। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए। और हाँ, आप एशियन पेंट्स और बिरला ओपस की इस जंग को किस नजर से देखते हैं? क्या नया खिलाड़ी पुराने बादशाह को हिला पाएगा या फिर एक्सपीरियंस हमेशा जीतता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।